आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी चीजें चुनते हैं वो हमारी अपनी चॉइस होती भी हैं, या फिर ये महज एक भ्रम है? आज हम इसी भ्रम से पर्दा उठाएंगे और उस पुरानी लेकिन बेहद असरदार प्लेबुक को डिकोड करेंगे जो सदियों से पूरे बाजार को चला रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा रहस्य है जो हम सबके सामने है। जब भी हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो हर जगह कीमतें लगभग एक जैसी ही क्यों दिखती हैं? मतलब कागजों पर तो ये एक डीरेगुलेटेड या फ्री मार्केट है, राइट? कंपनियों को अपनी कीमतें खुद तय करने की पूरी आजादी है। फिर भी कस्टमर्स को खींचने के लिए कोई भी अपना पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं बेचता? यहीं से दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट बस एक मिथक है? क्या हम असल में किसी बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा हैं? इसे समझने के लिए जरा 2016 के उस टेलीकॉम शॉक को याद करते हैं। रातों रात सबको फ्री कॉल्स और अनलिमिटेड डेटा मिलने लगा था। उस वक्त लगा जैसे वाह, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन सच कहूं तो ये कोई चैरिटी नहीं थी। ये एक बेहद सोची समझी चाल थी, जिसका हजारों करोड़ों का खर्च सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया गया ताकि बाकी कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और नतीजा, दर्जनों कंपनियों वाला वो इतना विशाल मार्केट सिकुड़कर सिर्फ 3 खिलाड़ियों तक सिमट गया। और मजे की बात यह है कि ये रणनीति कोई नई नहीं है। ये जो नंबर 90 है ना, इसमें पूरा का पूरा इतिहास छिपा है। ठीक 150 साल पहले जॉन डी रॉकफेलर नाम के एक इंसान ने इसी स्ट्रैटेजी को एकदम परफेक्ट बना दिया था। इसी प्लेबुक का इस्तेमाल करके 1879 तक रॉकफेलर ने अमेरिका के ऑयल रिफाइनिंग मार्केट के पूरे 90% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। लिटरली 90%। तो चलिए इस चर्चा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। प्लेबुक, एक ऐसा साम्राज्य जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। आखिर रॉकफेलर ने यह विशाल साम्राज्य खड़ा कैसे किया? उसने एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज नोटिस की। तेल निकालने के लिए कुएं खोदना एक जुआ है, लेकिन उस कच्चे तेल को रिफाइन करके साफ करना वो हमेशा मुनाफे का सौदा रहेगा। तो उसने वर्टिकल इंटीग्रेशन का रास्ता चुना। आसान भाषा में कहें तो किसी और पर निर्भर रहने के बजाय सप्लाई चेन के हर एक हिस्से को खुद कंट्रोल करना। जैसे कि रॉकफेलर ने दूसरों से बैरल या पीपे खरीदने के बजाय खुद ही उन्हें बनाने की फैक्ट्री लगा ली। इससे हुआ ये कि जो बैरल उसे 25 सेंट में पड़ता था वो अब सिर्फ 15 सेंट में बनने लगा। सीधा मुनाफा। इसे चाय बनाने के एक बहुत ही सिंपल और मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर हम खुद की डेयरी लगा लें, अपनी ही चीनी मिल खोल लें और चाय भी खुद ही उगाएं, तो बीच के सारे बिचौलिए तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, और सारा का सारा मुनाफा सीधे हमारी जेब में। आधुनिक कंपनियों ने भी बिल्कुल यही मॉडल कॉपी किया है। उन्होंने मान लीजिए टेक्सटाइल से शुरुआत की और फिर पीछे जाते जाते पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और अंत में ऑयल एक्सप्लोरेशन तक सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। खैर, वर्टिकल के बाद एंट्री होती है इस प्लेबुक के सबसे अग्रेसिव, सबसे आक्रामक हिस्से की, जिसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सप्लाई चेन को नहीं, बल्कि मार्केट में मौजूद अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को ही या तो खरीद लो या फिर उन्हें इतना नुकसान पहुंचाओ कि वो भूखे मरकर खुद ही खत्म हो जाएं। इस रूथलेस एफिशिएंसी की सबसे सटीक मिसाल है 1872 का क्लीवलैंड मैस्कर। रॉकफेलर ने अपने कॉम्पिटिटर्स को एक फेयर प्राइस का ऑफर दिया। जिन्होंने मान लिया उन्हें चुपचाप खरीद लिया गया, लेकिन जिन्होंने मना किया उनके खिलाफ रॉकफेलर ने ऐसी भयंकर प्राइस वॉर छेड़ दी कि कीमतें लागत से भी नीचे गिर गईं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ 3 महीने के अंदर 26 में से 25 रिफाइनरियां रॉकफेलर के कब्जे में आ गईं। इसे कहते हैं पूरा सफाया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कानून से बचना और कॉरपोरेट नियमों को अपने हिसाब से फिर से लिखना। जाहिर है, जब इतना बड़ा साम्राज्य बनेगा तो जनता का विरोध और कानूनी अड़चनें भी सामने आएंगी ही। लेकिन इस साम्राज्य ने बहुत चालाकी से खुद को बदल लिया। अगर हम 1882 के स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट और आज की होल्डिंग कंपनियों को देखें तो एक बहुत गहरी समानता नजर आती है। उस वक्त अलग अलग राज्यों के सख्त कानूनों से बचने के लिए रॉकफेलर ने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसके पास कागजों पर तो 34 अलग अलग कंपनियां थी, लेकिन असल में कंट्रोल सिर्फ एक ही हाथ में था। आज के बड़े बड़े ग्लोबल टेक और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जैसे कि अल्फाबेट, मेटा या बड़े भारतीय समूह, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी ब्लूप्रिंट पर बना है, जहां मेन कंपनी खुद कुछ नहीं बनाती, वो बस दूसरी कंपनियों की मालिक होती है। ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। 1911 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को एक गैर कानूनी मोनोपोली मानते हुए उसे 34 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। बाहर से देखने में लगा कि चलिए साम्राज्य बिखर गया,
लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। रॉकफेलर के पास उन सभी 34 कंपनियों के शेयर्स मौजूद थे, तो कंपनी टूटने के बाद उसकी दौलत कम होने के बजाय कई गुना और बढ़ गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक सदी के अंदर वो टूटे हुए हिस्से बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप वापस एक दूसरे में मर्ज हो गए। और आज वही कंपनियां बस नए नामों के साथ फिर से मार्केट पर राज कर रही हैं। एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दान पुण्य या फिलांथ्रोपी होती है ना, ये हमेशा सिर्फ समाज सेवा नहीं होती। 1913 में जो $25 करोड़ का विशाल रॉकफेलर फाउंडेशन बना, उसने कानूनी तौर पर टैक्स बचाया, मेडिकल रिसर्च को अपने फायदे के लिए शेप किया और सबसे बड़ी बात, अपनी बिगड़ी हुई पब्लिक इमेज को एकदम साफ कर लिया। आज भी बड़े बड़े अरबपति अक्सर ऐसे ही फाउंडेशन बनाते हैं, जिनसे ना सिर्फ उनकी इमेज चमकती है, बल्कि एंड में उनकी पेरेंट कंपनियों को ही पॉलिसीज के जरिए फायदा पहुंचता है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक साम्राज्य। यानी आज के दौर में इसी प्लेबुक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर हम आज के समय के सबसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स को देखें, तो वो भी इसी 150 साल पुराने फ्रेमवर्क को हूबहू फॉलो कर रहे हैं। इस टेबल को ही देख लीजिए। ई कॉमर्स जायंट्स की रणनीतियां रॉकफेलर से बिल्कुल मेल खाती हैं। जैसे रॉकफेलर ने उस जमाने में रेल रोड और वेयरहाउस कंट्रोल किए थे, वैसे ही आज बड़ी टेक कंपनियां अपने खुद के डिलीवरी ट्रक्स और क्लाउड सर्वर्स के जरिए पूरे इंटरनेट और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रही हैं। और बाजार से दर्जनों दूसरी कंपनियों को खरीद लेना, जैसे होल फूड्स या ट्विच, ये उसी क्लीवलैंड मैस्कर का बिल्कुल मॉडर्न और पॉलिश किया हुआ रूप है। और टेक मोनोपोली की बात चली है, तो इस डोनट चार्ट पर नजर डालिए। दुनिया भर के सर्च मार्केट में सिर्फ एक कंपनी का शेयर 92% है, 92%। हमें लगता है कि अरे वाह, ये सर्विस तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन असली कैच यहीं पर है। हम इस फ्री सर्विस की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं, पैसों में नहीं, बल्कि अपने पर्सनल डेटा के रूप में। इसी डेटा को प्रोसेस करके और बेचकर ये पूरा सिस्टम बेहिसाब मुनाफा कमाता है। यहीं से एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, रेगुलेटरी कैप्चर। ये वो स्थिति है जब जिनको नियम मानने चाहिए, वो खुद ही अपने फायदे के लिए नियम बनाने लगते हैं। जैसे ऐतिहासिक रूप से रॉकफेलर ने रेल रोड के नियम अपने हिसाब से सेट करवाए थे, बिल्कुल वैसे ही आज कई बड़ी फार्मा कंपनियां अप्रूवल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, या फिर बड़े बैंक्स 2008 के बाद बने सख्त कानूनों को बाईपास करने के लिए खुद के लिए लूप होल्स तैयार करवाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सिस्टम से निपटना, यानी हम कंज्यूमर्स के पास आखिर विकल्प क्या हैं। देखिए, इस पूरे इकोसिस्टम में जहां हर तरफ से आम लोगों की वेल्थ एक्सट्रैक्ट की जा रही है, हमारे पास आगे बढ़ने के 3 ही प्रैक्टिकल रास्ते बचते हैं। पहला, हम बस इस बात को स्वीकार कर लें और इन कंपनियों की कन्वीनियंस और एफिशिएंसी का आराम से फायदा उठाएं। दूसरा रास्ता, हम इस सिस्टम से लड़ें, छोटे लेकिन मुश्किल और काफी महंगे विकल्प चुनें, जो कि डेली लाइफ में बहुत थका देने वाला काम हो सकता है। या फिर तीसरा और शायद सबसे स्मार्ट तरीका, इस पैसे के फ्लो को समझें, सिस्टम से बाहर भागने के बजाय इन कंपनियों के शेयर खरीदकर खुद इस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएं, ताकि जो पैसा बाहर जा रहा है उसका कुछ हिस्सा हमारी तरफ भी वापस आए। और अंत में जॉन डी रॉकफेलर के इस बेहद पावरफुल कोट के साथ हम अपनी चर्चा को खत्म करेंगे। उसने कहा था, कंपटीशन एक पाप है। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा विचार है जो पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन बड़ी मोनोपोली कंपनियों से हम रोजाना घिरे हुए हैं, क्या वो वाकई इस सिस्टम की कोई खामी है, या फिर क्या शुरुआत से ही यही इस पूरे खेल की असली मंजिल थी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।